नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। सबसे पहले वोटिंग के नतीजे देख लेते हैं। पहली कहानी 20% दर्शकों की पसंद जो बनी है वो आज नंबर 4 पर कहानी है यूपी के सियासी ड्रामे की। क्या एक बार फिर परिवारवाद के नए क्लेश में फंस गए अखिलेश? नंबर 3 पर 23% दर्शकों की पसंद बनी है सीधे आपसे जुड़ी खबर। सिस्टम कहता है वैकेंसी नहीं है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में 8 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। फिर पक्की नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है, इसकी पड़ताल करेंगे आगे चलकर इस पूरे बुलेटिन में। आगे बढ़ते हैं। 27% वोटों के साथ आज नंबर 2 पर यूपी का सियासी चक्रव्यूह है। आखिर 2027 के महासमर में मछली पर भी क्यों होने वाली है वोट की महाभारत? ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखाएंगे ठीक 7:28 पर। और अब आज की हमारी नंबर 1 और सबसे बड़ी खबर बनकर जो उभरी आपके वोटों की वजह से, जिसे आपने सबसे अधिक वोट पसंद किया है, वो है 30% वोट। और वो खबर है आरक्षण सुधार पर मचे हाहाकार के बीच आखिर कैसे अपने घर में घिर गई है अब बीजेपी की सरकार। जेनजी को लेकर मचे घमासान के बीच आरक्षण के तड़के ने देश की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ और आरक्षण सुधार आंदोलन में सीजेपी के आंदोलन जैसी भीड़ फिर से जुगाड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन कई मायनों में इस आंदोलन का सियासी असर सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए के लिए उससे भी गहरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जंतर मंतर से उठी सवर्ण समाज के आरक्षण की आवाज बीजेपी को सियासत के नए चक्रव्यूह में फंसा सकती है। बीजेपी के बड़े नेता और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अगड़े आंदोलनकारी छात्रों के साथ खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के पुराने सहयोगी चिराग पासवान और रामदास आठवले इन आंदोलनकारियों को आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल तो यही उठेगा कि क्या बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर घर में घिरती जा रही है? क्या दोनों नेताओं के विरोधाभासी बयानों ने पार्टी को एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाले चक्रव्यूह में फंसा दिया है, और वो भी तब जब यूपी का सबसे बड़ा चुनाव मात्र 6 महीने दूर रह गया है? आरक्षण का मुद्दा अपने देश में सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। सभी पार्टियां इस बर्रैया के छत्ते को दूर से देखना चाहती है, कोई इसमें हाथ लगाना नहीं चाहती। इसीलिए बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम बढ़ाती है। राजनीति में आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा पॉलिटिकल टच पॉइंट है जहां जरा सा भी असंतुलन पूरे देश के सामाजिक और दलों के चुनावी समीकरण को बिगाड़ सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों के सुर ताल आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। जिसका वोट जिधर है उसका ध्यान उधर है। लिहाजा जंतर मंतर पर आंदोलन का चेहरा रहे हर्ष दुबे और उनके कुछ साथियों से मुलाकात करके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डैमेज कंट्रोल करके अगड़े समाज के साथ खड़े होने की कोशिश की। ब्रजेश पाठक ने छात्रों से बातचीत कर उनको आश्वासन तक दिला दिया कि उनकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दिया जाएगा। 2 दिन 48 घंटे का समय बताया। 2 दिन का समय पूरा हो गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कब करवाई जाएगी, कितने बजे होगी, क्या होगी, इसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके जरिए आरक्षण सुधार और मेरिट की बात कर रहे युवाओं के बीच इस मुलाकात के बाद यह संदेश गया कि केंद्र सरकार उनकी आवाज पूरी तरीके से अनसुनी नहीं कर रही है। ब्रजेश पाठक को उनसे बात करने के लिए तैनात किया गया है। पाठक ने भी बातचीत का रास्ता खोलकर युवाओं के असंतोष के ज्वालामुखी को फिलहाल शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में भी एक बवंडर खड़ा हो गया है। वो क्या है, वो आगे आपको बताता हूं। नेतृत्व ने कहा है कि हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हमारा कहना है कि इस विषय पर एक बार गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है, और क्यों हम इस विषय को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र बनाते जा रहे हैं। और सर का बहुत आभार है जो सर ने हम लोगों की बात को सुना और आगे तक पहुंचाया।
अभी जिस छात्र को आप सुन रहे थे, युवा को, हर्ष दुबे इनका नाम है। कई बार टीवी डिबेट्स में भी इन दिनों आपने इनको देखा होगा। हर्ष दुबे जंतर मंतर पर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से उस दिन एक थे, शुक्रवार को। लेकिन अब कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनकी इस मुलाकात पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोई कह रहा है कि उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई मतलब नहीं है, कोई ये कह रहा है कि हर्ष दुबे बिक गया है, और कोई ये ऐलान कर रहा है कि आरक्षण के खिलाफ यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यानी बवंडर मच गया है। आपस में इन अगड़े समाज के छात्रों में भी, युवाओं में भी फूट पड़ गई है। सोशल मीडिया पर ये रिएक्शन निश्चित तौर पर बीजेपी को परेशान कर रहे होंगे। बाकी रही सही कसर चिराग पासवान ने पूरी कर दी। चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि आरक्षण से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग नहीं है क्या एनडीए में? और ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। तो आरक्षण का लाभार्थी वर्ग बिल्कुल नहीं चाहता कि आरक्षण पर फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी समीक्षा हो। इसे राजनीति की भाषा में वोट बैंक का संतुलन कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक जनाधार सवर्ण और सामान्य वर्ग माना जाता रहा है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राजनीति का मूल आधार दलित और वंचित समाज है। चिराग पासवान के लिए आरक्षण एक गैर समझौतावादी मुद्दा हो सकता है। अगर वे इस मुद्दे पर ढीले पड़ते हैं तो उनका कोर वोट बैंक छिटकने का जोखिम बढ़ जाता है। लिहाजा चिराग पासवान आरक्षण को लेकर दिए बयान के पुराने वीडियो को भी आज अपनी टाइमलाइन पर दोबारा रीपोस्ट कर रहे हैं। इतने ही नहीं, एनडीए के एक और अन्य सहयोगी रामदास अठावले ने तो आरक्षण का विरोध करने वालों पर देशद्रोह की कार्रवाई तक की मांग कर डाली है। आरक्षण खत्म करने की इसको अधिकार नहीं है, ये सबका संवैधानिक अधिकार है, और इसकी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इसके ऊपर, इनके लोगों पर एक्शन होनी चाहिए। हर बार चुनावों से पहले आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ता है अपने देश में, लेकिन इस बार जंतर मंतर से उठी आवाज को बीजेपी हल्के में लेना नहीं चाहती। कहते हैं दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इससे पहले शिक्षा में बदलाव को लेकर जंतर मंतर से शुरू हुए आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था, शिक्षा मंत्री को भी हटाना पड़ा था, और यही वजह है कि अब आरक्षण सुधार और क्रीमी लेयर की मांग को लेकर जंतर मंतर पर उठी आवाज को सरकार और बीजेपी बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रही है। सवर्ण समाज के लोगों की मांग है कि आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को बनाया जाए, यानी जरूरतमंद गरीबों को उनकी जाति से परे ये सहायता मिलनी चाहिए। क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था को आरक्षण में लागू किया जाना चाहिए, जिससे संपन्न ST/ST वर्ग के बार बार लाभ ना मिले। SC/ST एक्ट में बदलाव या उसके कथित दुरुपयोग पर कार्रवाई की मांग भी प्रदर्शन में उठाई गई। कई अगड़े प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने UGC के इक्विटी नियमों का विरोध किया है। आपको याद दिलाऊं, इस विरोध के बाद UGC इक्विटी नियमों पर सरकार U-टर्न ले चुकी है। अभी बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके केंद्र ने नियमों पर फिर से विचार करने की बात कह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के नए इक्विटी नियमों पर अंतरिम रोक जारी रखी है और 2012 के नियमों को ही फिलहाल लागू रहने का निर्देश दिया है। पहले UGC विवाद और अब आरक्षण में सुधार की मांग ने बीजेपी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे वक्त में ब्रजेश पाठक अपने सवर्णों को नाराज करके जोखिम मोल लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन इससे पार्टी के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। सवर्णों की बात सुनने पर भी दलित और ओबीसी वोट बैंक छिटकने का जोखिम है, और सवर्णों की मांग खारिज करने पर पार्टी का पारंपरिक कोर वोट बैंक नाराज हो सकता है। इसी हाँ और ना ने बीजेपी के चुनावी गणित को अब उलझा दिया है। लिहाजा अखिलेश यादव को बोलने का भी मौका मिला। अखिलेश ने बीजेपी पर आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हुए इसे पीडीए से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा, पीडीए समाज के खिलाफ ये बीजेपी की गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं हो सकता। भारत में SC और ST आरक्षण की व्यवस्था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही शुरू हो गई थी। शुरुआत में आरक्षण की व्यवस्था 10 सालों के लिए की गई थी। सरकारों को कहा गया कि हर 10 साल में संविधान संशोधन करके इसकी समीक्षा करनी चाहिए, और इस संशोधन को सरकारें बीते 10
हर 10 साल में बढ़ाती चली आ रही हैं। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिससे ओबीसी वर्ग को भी 27% आरक्षण मिल गया। 1992 में ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को तो सही ठहराया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। ओबीसी वर्ग के भीतर जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हैं, यानी क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन एससी एसटी वर्ग में अभी भी क्रीमी लेयर का लाभ अभी लागू नहीं है और लोगों को, सब वर्ग को इसका लाभ मिलता है। इसी का विरोध सवर्ण समाज अब कर रहा है। उनका यही कहना है कि अगर एससी एसटी वर्ग में वो भी क्रीमी लेयर कोई है तो उसको आरक्षण की सुविधा से अलग करना चाहिए। एक तरफ सवर्ण समाज आरक्षण सुधार आंदोलन के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दलितों और वंचितों की राजनीति करने वाली पार्टियां इससे संवैधानिक अधिकारों पर हमला और सामाजिक न्याय को कमजोर करने की साजिश बताकर इसका कड़ा विरोध कर रही है। उनको मैं एक सलाह जरूर दूंगा, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको लगता है कोई पार्टी उनकी नहीं सुन रही, तो उनको अपना दल बनाना चाहिए, अपने अंदर बल पैदा करना चाहिए और अपने प्रतिनिधियों को भेजना चाहिए लोकसभा विधानसभा में और वहां आके कानून बनाने के बारे में बात करनी चाहिए। उधर बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एससी एसटी और ओबीसी समुदायों को दिए संवैधानिक आरक्षण के खिलाफ आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करना देश हित में नहीं है। कांग्रेस जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करती है, लेकिन आज आरक्षण पर पक्ष विपक्ष से ज्यादा एनडीए के अंदर महाभारत छिड़ी हुई है। सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा और अनुप्रिया पटेल तो बिहार और यूपी में आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाने और बैकलॉग भर्तियों को तुरंत पूरा करने का दबाव भी बना रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने अपना पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक बचाने और एनडीए सहयोगियों के सामाजिक न्याय के एजेंडे का साथ बनाए रखने की दोहरी चुनौती एक साथ आन खड़ी हुई है। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की, लेकिन यह कहानी भी आरक्षण की कहानी से जुड़ी हुई। आरक्षण पर इतना हाहाकार क्यों है? सिर्फ इसलिए ताकि किसी भी तरह एक पक्की सरकारी नौकरी मिल जाए। देश का हर दूसरा नौजवान आज रोजगार की मांग कर रहा है और हमारा सिस्टम उसे रटा रटाया जवाब देता है, वैकेंसी नहीं है। लेकिन हकीकत आपको चौंका देगी। सच ये कि केंद्र सरकार के दफ्तरों में एक या दो नहीं, पूरी 8 लाख से ज्यादा परमानेंट जॉब की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। यानी सिस्टम में नौकरियां हैं, लोग नहीं हैं। लोगों की भर्ती हो सकती है पर की नहीं जा रही है। जिन कुर्सियों पर देश के युवाओं को बैठना था, उन्हें जानबूझकर खाली क्यों रखा गया है? आखिर हमारे युवाओं का हक कौन मार ले रहा है? चक्रव्यूह में अब इसी की आइए पड़ताल करते हैं। एक तरफ करोड़ों युवा एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और दूसरी तरफ बीते 10 सालों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों की संख्या दोगुनी हो गई है। चुनावी वक्त में तमाम पार्टियां नौकरी देने का वादा करती हैं। इन हसीन वादों और मन भावन बातों से सरकारें बन जाती हैं, लेकिन केंद्र सरकार के व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक आरटीआई के जवाब में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो चौंका देने वाली है। केंद्र के 80 मंत्रालयों के और विभागों में कुल 39,23,212 पद मंजूर हैं, यानी इतने लोग सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। लेकिन भरे कितने हैं? सिर्फ करीब 31 लाख, यानी 8,23,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां, सरकारी कुर्सियां बाबुओं और अफसरों के इंतजार में खाली पड़ी हैं। अब सबसे बड़े आश्चर्य की बात एक और देखिए, ये जो सरकारी आंकड़े हैं वो बीते 10 सालों के हैं, यानी 2015 से लेकर 2024 के बीच। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो सरकारी महकमों में करीब 11.5% पद खाली थे। समय के साथ रिक्त पदों की संख्या बढ़ी और यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर 21% पर चला गया। यानी भारत सरकार की नौकरियों में हर 5वां पद आज खाली पड़ा है। यानी नौकरी तो बहुत है पर उन नौकरियों तक जरूरतमंद लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं ये लोग, उस पर आगे बात करेंगे। अभी आपको वो नंबर्स दिखाता हूं जिनसे अलग अलग विभागों के खाली पड़े पदों की संख्या आपको पता चलेगी। आपको फिर से बता दें कि ये सरकारी आंकड़े
मार्च 2024 तक के आंकड़े हैं, क्योंकि आरटीआई से आंकड़े निकले हैं। वो आरटीआई मेरे पास मौजूद भी है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। मेरे हाथ में इस वक्त वो आरटीआई की कॉपी भी है। ये आरटीआई की कॉपी है जो नीमच के एक शख्स है, चंद्रशेखर गौड़ साहब, उन्होंने सरकार से आरटीआई मांगी और उस आरटीआई में सरकार ने जो आंकड़े दिखाए हैं वो चौंका देने वाले। मैं एक एक नंबर भी आपको दिखाऊंगा। ये डिपार्टमेंट वाइज आंकड़े हैं, हर डिपार्टमेंट के जितने सरकार के डिपार्टमेंट है वो सब इसमें आंकड़े मौजूद हैं और ये चौंका देने वाले हैं। ग्राफिक्स के जरिए आसानी से आपको दिखाता हूँ, आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। इस कागज़ के जरिए समझना आपके लिए शायद मुश्किल होगा। अब ये जो आंकड़े हैं वो बारी बारी से दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा सबसे बड़े सेना के बाद जो सरकारी एम्प्लॉयर अपने देश में, वो है रेलवे। पीछे देखिए अब आप, ये देखिए रेलवे में 2015 में कोई खाली पद नहीं था, सब लोग सब पर भरे हुए थे। लेकिन 2024 आते आते 16.2 पद खाली हो गए, 2,40,000 पद खाली थे। रक्षा जो सिविलियन नौकरियां थी उसमें 31.9% पद खाली थे 2015 में, जो बढ़कर 43.4 पद खाली हो गए 2024 में। ये जो ब्रैकेट में आप नंबर देख रहे हैं ये परसेंटेज है और कुल संख्या उनके आगे लिखी हुई है। गृह मंत्रालय में जैसे फॉर एग्जांपल 58,774 पद खाली थे, यानी 5.8% का ये आंकड़ा था। अब ये बढ़कर 9.9 हो गया, करीब करीब दुगने की बढ़ोतरी। डाक विभाग में, पोस्टल डिपार्टमेंट में 3.8% खाली थे, जो बढ़कर 24.3। सबसे अधिक कहीं अगर खाली हुए हैं तो डाक विभाग में है। अब कॉमर्स, एटॉमिक एनर्जी, लॉ एंड जस्टिस, ये आंकड़े देखिए। कॉमर्स डिपार्टमेंट में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में 37.1 पद खाली थे, जो बढ़कर 55.4 हो गए। एटॉमिक एनर्जी में 14.3% पद खाली थे, जो बढ़कर 27.5 हो गए। लॉ एंड जस्टिस में 23% पद खाली थे, जो अब बढ़कर 36.4 हो गए। यानी 10 सालों में नौकरियां दुगनी खाली हो चुकी हैं। अगर 1 लाख खाली थे तो 2 लाख हो गए, 3 लाख थे तो 6 लाख हो गए। हेल्थ, श्रम और डीओपीटी, ये आंकड़े भी देखिए। हेल्थ में कोई पद खाली नहीं था, लेकिन आज की तारीख में 5.8% पद खाली हैं। श्रम, लेबर डिपार्टमेंट में 23.8% पद खाली थे, जो बढ़कर 41.5 हो गए। डीओपीटी में 16.6 थे, जो बढ़कर 21.6 हो गए। यानी ये वो तमाम पद हैं, तमाम कहानियां जो दिखाती हैं साफ साफ तौर पर। ये वो आरटीआई है चंद्रशेखर गौड़ साहब की, जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, उसको हमने यहाँ पे रखी है। और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं। और ये सरकारी आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं कि कुल मिलाकर जो स्थिति है देश में, नौकरियों की कमी नहीं है। लेकिन पहले चंद्रशेखर गौड़ साहब से सुनते हैं आखिरकार उन्होंने ये आरटीआई क्यों लगाई और इस आरटीआई लगाने के पीछे उनको जो जवाब मिला उससे वो कितने मुतमईन हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जी जो हैं, इनके सचिवालय में भी करीब 35% पद खाली पड़े हुए हैं। देश के कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री जी का जो कार्यालय है उसमें लगभग 28% पद खाली पड़े हुए हैं। बढ़ती बेरोजगारी के बीच में ये आंकड़े बड़ी चिंता पैदा करते हैं। सरकारी नौकरी युवाओं का हक है, उनको मिलना चाहिए। सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता से मिशन मोड में इन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ये तो सरकारी मंत्रालयों की नौकरी की बात हुई। सरकारी कंपनियां यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज का हाल भी जुदा नहीं है। यहां तो कर्मचारियों की आधी फौज अब ठेके पे चल रही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के जरिए। पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2015 के मुताबिक 2015 में देश के 298 पीएसयू में करीब 15.87 लाख यानी 15,87,000 कर्मचारी थे, जिनमें से 18.6 ठेके पर थे, कॉन्ट्रैक्ट पर थे। लेकिन 2025 आते आते तस्वीर बदल गई। 475 पीएसयू में कुल कर्मचारी 15.42 लाख यानी 15,42,000 रह गए। इनमें से 7,58,000 से ज्यादा यानी लगभग 49% कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर थे, ठेके पर है। रेगुलर कर्मचारियों की संख्या सिकुड़कर 7,83,000 पर रह गई। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि सरकारी महकमों में परमानेंट पदों पर कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लेकिन युवाओं को उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। सुनिए सालों से तैयारी कर रहे इन छात्रों का, इन युवाओं का, इन बेरोजगारों का क्या दर्द है। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं और यहाँ 8 लाख से अधिक सीटें खाली है सिर्फ केंद्र सरकार में, और राज्य सरकारों की देखिएगा तो बिहार में ही 5-7 लाख खाली होगा। हर राज्य में इसी तरह है और युवा बेरोजगार की मार झेल रहे हैं, उम्र समाप्ति हो जा रही है। तो सरकारों को चाहिए युवाओं को नौकरी रोजगार दे, कम से कम जितना पद खाली है उस पे तो बहाली निकाल दे, वैकेंसी निकाल दे। केंद्र सरकार की बात छोड़िए, पहले बिहार सरकार में आते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि केवल शिक्षा विभाग में 2 लाख से अधिक रिक्त पद खाली है।
तो सुना आपने, नौकरी है मिलती नहीं है, छात्र फ्रस्ट्रेटेड है। साफ तौर पर यह दिखाता है कि केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों की खाली पदों की बात क्यों, राज्यों में, राज्य सरकारों में भी खाली पड़े पदों पर अगर हिसाब लगा लिया जाए पूरे देश भर का, तो इस सरकारी नौकरियां जो खाली पड़ी हैं वो करोड़ों में जा सकती हैं। सरकारी विभागों में भी अब सीधी भर्ती की जगह GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले साल रिकॉर्ड 10 लाख कर्मचारी आउटसोर्स किए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूरी दुनिया में और खासकर हमारे देश में भी ये ट्रेंड क्यों चल पड़ा है कि सरकार परमानेंट भर्ती कम करके कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर लोगों को बहाल करती है। दुनिया भर की सरकारों को इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि वो अब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट सरकारी पोस्ट पर ना देके वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हायर करें, और ये दुनिया भर में ट्रेंड दिख रहा है, भारत में नहीं है। तो जो पोजीशंस खाली दिख रही हैं वो असल में हो सकता है खाली ना हो, वहाँ कोई ना कोई काम कर रहा हो पर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हो, वहाँ एक आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू काम हो रहा हो। सिर्फ फिस्कल लोड कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सरकार अपना खर्च बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर चलती है। लेकिन इस पूरी बहस में एक और बड़ा सवाल है, हमारी शिक्षा व्यवस्था का। छात्र डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन क्या वो डिग्रियां उन्हें नौकरी दिलाने के काबिल हैं? नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो किसी डरावने सपने से कम नहीं है। देश में पहले से कहीं अधिक ग्रेजुएट आज तैयार हो रहे हैं। हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर निकलते हैं, लेकिन क्या उनके हाथों में डिग्रियों के साथ हुनर भी है? देखिए जरा, 18 अगस्त को नीति आयोग की ओर से पब्लिश पेपर रीइमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत एट 2047 से एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स को ही रोजगार मिल पाता है। यह आंकड़ा उन करोड़ों युवाओं के सपनों पर पानी फेरता है जो अपनी जिंदगी के कीमती साल और पैसा एक डिग्री पाने में लगा देते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह पढ़ाई उन्हें नौकरी के बराबर ले भी जाएगी या उनको बेरोजगार बना के छोड़ देगी। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब शिक्षा, स्किलिंग और रोजगार के बीच बेहतर तालमेल होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए शिक्षा से रोजगार तक का रास्ता बंद कर दिया है और एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खतरे में डाल दिया है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। It's a combination of a failed education system and no job creation in the last 12 years. Right. So there's been no emphasis on manufacturing, there's been no emphasis on MSMEs, and there are certain policies which are crippling small businesses, people who are other job providers, even the agricultural sector. So I think it's something that at least we have been raising for a while. तो नौकरी है मिलती नहीं, तो जहां एक तरफ युवा नौकरी की खातिर सड़क पर हैं, वहीं दूसरी तरफ इस गंभीर मुद्दे पर भी सियासत अब जोरों पर है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो बीजेपी सरकारी आंकड़े गिना रही। 8 लाख अगर पद खाली है, ऐसा नहीं कि आपको नए पद बनाने हैं, ऑलरेडी आपके पास 8 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और वो भी सरकार नहीं देना चाह रही, क्योंकि ये दिखाता है कि मोदी सरकार और भाजपा का मन बिल्कुल नहीं है कि लोग शिक्षित बने, एजुकेटेड बने और उनका रोजगार लगे। और मैं बता रहा हूं ये आखिरी में क्या करेंगे, इनकी वैकेंसी निकालेंगे और बीजेपी के जो लोग हैं उन्हीं को उसमें शामिल करेंगे ताकि पूरे सिस्टम पर उनका कब्जा हो जाए। अगर आप केवल आरबीआई के डेटा को देखें तो पिछले 12 वर्षों में कुछ 17.2 करोड़ जॉब अक्रॉस सेक्टर्स, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जनरेट हुए हैं। राजनीतिक दलों के अपने अपने वादे, अपने अपने दावे, अपने अपने सियासी मुनाफे के हिसाब से हो सकते हैं, अपनी अपनी सियासत इन पार्टियों की। लेकिन उस युवा का क्या जो आज भी अपने बंद कमरे में टेबल लैंप जलाकर उस उम्मीद में किताबें पढ़ता है कि कल कोई वैकेंसी आएगी, उसकी जिंदगी उसके बाद बदल जाएगी। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी। परिवार प्रेम, शेम शेम, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब आपको अखिलेश यादव ने नए बयान को सुनकर आपको मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक नई खोज की है। पहले लोग कहते थे कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है, लेकिन अखिलेश यादव ने बताया है कि जनता के ऊपर भी एक चीज होती है और वो है परिवार। उनका मानना है कि राजनीति में परिवार बहुत काम की चीज है। परिवार है तो पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा कि कभी कभी परिवारवाद का फायदा भी होता है। सुनकर लगा कि देश में आखिर कोई है
जिसने परिवारवाद के फायदे खोज ही लिए। अब तक लोग परिवारवाद को लोकतंत्र की बीमारी बताते थे। अखिलेश जी ने बताया कि ये बीमारी नहीं है, ये तो इमरजेंसी किट है। कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। आने वाले समय में हो सकता है उनके 5 सांसद ही रह जाएं, 5 विधायक ही रह जाएं। और रही बात सफाया होने की, तो सच में आपने क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम सपा रख दिया? जिस तरीके से आप नाम बदलने में माहिर हैं। अखिलेश यादव ने यह बात मजाक में या किसी पर तंज के तौर पर बिल्कुल नहीं कही है। इसे पूरी गंभीरता के साथ कहा है, इस तर्क के साथ कि लोकसभा में जब सांसद तोड़े जा रहे थे तब समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि उसके 5 सांसद एक ही परिवार के थे। अब राजनीति में इतनी सरलता दुर्लभ है। जहां दूसरे लोग संगठन, विचारधारा और कार्यकर्ताओं की एकजुटता जैसी पुरानी चीजों पर भरोसा करते हैं, वहां समाजवादी पार्टी ने एक नया गणित खोज लिया है। पहले अखिलेश यादव की तरफ से आई परिवारवाद की पूरी परिभाषा सुन लीजिए, फिर उनके सियासी विरोधियों ने किस भाषा में उनको पलटवार किया है उसको भी आपको सुनवाएंगे। किसी भी विधानसभा, तुम किसी विधानसभा की चाहते हो बताओ? नहीं समाजवादी क्या परिवारवादों को दिया जाता है टिकट। किसको दिया जाता है? 3 टिकट, एक घर में 2-2, 3-3 टिकट। देखिए, कभी कभी आपको ये भी सोचना है कि परिवारवाद से लाभ क्या होता है। अभी लोकसभा में सुनने में आ रहा था कि सांसद तोड़े जा रहे हैं, कई दल टूट गए। कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे। और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए? और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। अब ये सुनकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चला होगा कि वो इतने साल से जिस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे उसकी असली सुरक्षा व्यवस्था कुछ और ही थी। जो समझते थे कि उन्होंने पार्टी को बचा रखा है, उन्हें अब पता चला कि असल में परिवार ने पार्टी को बचा रखा है। यहाँ अखिलेश यादव से उनके कार्यकर्ताओं को एक सवाल करना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माने जाने वाले भारत को इतने वर्षों से लोकतंत्र को लेकर गलतफहमी थी क्या, जहां यह समझा जाता रहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है, कार्यकर्ता पार्टी को चलाते हैं, कार्यकर्ता पार्टी को एकजुट रखते हैं। यूपी में चुनाव में अब सिर्फ 6 महीने के बाद चुनाव है। ऐसे में अखिलेश यादव के इस बयान को यूपी के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और मंत्री तक अखिलेश का सेल्फ गोल साबित करने में लग गए हैं। इसकी बानगी देखिए जरा। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है। एक समय ऐसा था तब जब उनके परिवार के ही 5 सांसद थे, बाकी कोई सांसद नहीं थे। आने वाले समय में हो सकता है उनके 5 सांसद ही रह जाएं, 5 विधायक ही रह जाएं और समाजवादी पार्टी का भविष्य सैफई तक सीमित रह जाए। जो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे कि परिवारवाद की, आज खुद अखिलेश जी ने बयान दिया कि हम एमओआई फैक्टर पे ही काम करते हैं और अपने परिवार के लोगों को ही सांसद, विधायक, एमएलसी सब कुछ बनाते हैं, जिसकी वजह से सपा अपने आप में दिख रही है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्यों परिवार प्रेम शेम हम कह रहे हैं। लोकतंत्र में सियासी दल किसी का फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप नहीं हो सकता जहां एडमिन के सारे अधिकार परिवार के पास है। भारत की जनता ने भारत को लोकतांत्रात्मक गणराज्य इसीलिए नहीं बनाया कि राजतंत्र खत्म हो और परिवार तंत्र हावी हो जाए, पॉलिटिक्स में फैमिली पैक आ जाए। अखिलेश यादव को सुनकर तो यही लगता है कि उनके लिए समाजवाद का वही रास्ता है जो सैफई से होकर जाता है। अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से सांसद हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से हैं, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से एमपी हैं, दूसरे चचेरे भाई और चाचा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से सांसद हैं, एक और कजिन भाई चाचा रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय फिरोजाबाद से सांसद हैं, अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल खुद राज्यसभा के सांसद हैं,
तो दूसरे चाचा शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वहीं चौथे चचेरे भाई अभिषेक यादव अंशुल इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी एक परिवार है जिसके सभी सदस्य समाजवादी पार्टी को एक परिवार मानते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के समझ नहीं आएगी, क्योंकि 2016 में उसके बाद भी कई प्रयास किए होंगे भाजपा ने, लेकिन समाजवादी पार्टी न कभी टूटी है न कभी टूटेगी। अखिलेश यादव ने पार्टी बचाओ फॉर्मूला के तहत परिवारवाद की जो परिभाषा बताई है उसे आंतरिक लोकतंत्र कह सकते हैं। बहुत ही आंतरिक, इतना आंतरिक कि बाहर वाला देख ही नहीं सकता है। अब अखिलेश जी ने जो बात कही है उसे अगर राजनीति के पाठ्यक्रम में डाल दिया जाए तो नई पीढ़ी को लोकतंत्र समझने में बड़ी सुविधा होगी। पहला अध्याय परिवारवाद क्या है? उत्तर, परिवार के लोग राजनीति में आए वो परिवारवाद है। दूसरा अध्याय परिवारवाद का क्या लाभ है? उत्तर, परिवारवाद पार्टी टूटने से बचाता है। तीसरा अध्याय परिवारवाद से कार्यकर्ता का लाभ क्या है? इसका उत्तर होगा वो परिवार को एक साथ संसद में बैठने के लिए चुनाव प्रचार कर सकता है। चौथा अध्याय कार्यकर्ता को टिकट कब मिलेगा? उत्तर, ये प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर है, आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि ये परिवार के निर्णय का विषय है। देश का सियासी इतिहास गवाह है, परिवार हमेशा पार्टी को टूटने से नहीं बचाता है। कभी कभी परिवार ही पार्टी को तोड़ने का सबसे मजबूत कारण बन जाता है। शिवसेना में भी परिवार था, फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच ऐसा परिवार प्रेम दिखा कि पार्टी के दो टुकड़े हो गए। एक तरफ शिवसेना और दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बन गई। शरद पवार की एनसीपी में भी परिवार था, चाचा थे, भतीजे थे, पार्टी थी, वहां भी ऐसा परिवार प्रेम दिखा कि एनसीपी दो धड़ों में बढ़ गई। खुद समाजवादी पार्टी की तो बात करें, अपने गिरेबान में झांक के देखे अखिलेश यादव, वहां भी परिवारवाद का महाकुंभ लग चुका है। 2016-17 की बात याद करना चाहिए अखिलेश को, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच जमकर तमाशा हुआ था। वो लड़ाई कौन भूल सकता है? तब परिवार पार्टी बचाने वाला फायरवॉल नहीं बचा था। उस वक्त पार्टी के सिस्टम में वही सब बड़ा बग बन गए थे। 2018 में चाचा शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नाम से नई पार्टी बना ली थी और अपना रास्ता अलग चुन लिया था। अब एक और देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी में भी तो परिवार था, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार की भीतर ऐसी राजनीतिक आत्मीयता दिखाई दी कि पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई। चाचा पशुपति पारस की पार्टी अलग हो गई और भतीजे चिराग पासवान की पार्टी अलग हो गई। एक और एग्जाम्पल, लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी को तो परिवारवाद की प्रयोगशाला रही है। वहां बेटा बेटी में अनबन हुई, परिवारवाद ने वहां भी पार्टी को तोड़ने का अपना कर्तव्य निभाया। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम से नई पार्टी बनाकर तेजस्वी से अलग राह पकड़ ली। तो क्या अखिलेश का परिवारवाद निराला है? जहां दूसरे दलों को यह तोड़ता है वहीं समाजवादी पार्टी को जोड़ता है। शायद सैफई की मिट्टी में कोई खास खनिज है जो परिवारवाद को मजबूत बॉन्ड में बदल देता है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मछली जल की रानी है, लेकिन अब यूपी में चुनाव आने वाले हैं तो यही मछली सियासी होकर वोट की रानी बन गई है। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में अयोध्या के तारुण में हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मछली पकने और परोसे जाने का वीडियो सामने आ गया तो बीजेपी ने सवाल उठा दिए, सावन में मछली क्यों खाते हो? अयोध्या में मछली क्यों खाई जा रही है? 10 दिन का इंतजार नहीं कर सकते हो क्या? लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि मछली किसने बनाई, किसने खाई। बड़ा सवाल ये है कि क्या अब कुछ लोग ये भी तय करेंगे कि किसकी थाली में क्या होना चाहिए, कब मछली खाई जा सकती है? अपने घर में भी मछली खाने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा क्या? क्या सावन में मछली खाना राजनीतिक तौर पर अपराध हो गया है? और अगर नहीं तो फिर हर चुनाव के आसपास ये नॉनवेज की थाली की राजनीति का मुद्दा क्यों अपने देश में बन जाता है? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। कोई प्रमाण है तो योगी जी कह रहे हैं तो मैं तैयार हूँ इस्तीफा देने के लिए। साहब है, मछली नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे हम? क्या सावन के महीने में चोरी से खाते ठीक चलता। वो तो वेजिटेरियन है वैसे भी। सर पर मछली भोज नहीं दिया उन्होंने, आने वाले अपने मृत भोज का आमंत्रण दिया है। सावन का महीना, अयोध्या की धरती और मछली की एक दावत।
शुरू हो गई राजनीतिक अदावत। बस फिर क्या था, मछली की थाली सियासत का अखाड़ा बन गई। ये तब हुआ जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी गए, इसके बाद रामलला के दर्शन किए। दर्शन पूजन के बाद अजय राय तारुल इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी से कांग्रेस में आए राम निहाल निषाद ने किया था। निषाद कम्युनिटी ही मल्लाह कम्युनिटी है, मछली को पकड़ती है, मछली का काम करती है। लेकिन विवाद तब हुआ जब कार्यक्रम के दौरान बड़े पैमाने पर मछली पकाने और परोसे जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो सामने आया तो सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने सनातनी परंपरा का हवाला देते हुए सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो बीजेपी को लग रहा था कि सावन और मछली का कॉम्बिनेशन कांग्रेस का बंटाधार करेगा, लेकिन मछली का कांटा तो बीजेपी के गले की फांस भी बन सकता है, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा था कि अजय राय ने मछली खाई है। लेकिन अजय राय ने साफ कर दिया कि वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। मछली भोज देना निषाद समाज का मामला है, और अगर साबित हो गया कि खुद अजय राय ने मछली खाई है तो वो सियासत से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने क्या बनवाया है, क्या खिला रहे हैं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। बाद में पता चला कि उन्होंने वहां पर मछली भोज रखा था, अपने जो उनके समाज के लोग आए थे। और निषाद समाज तो मछली पालन करना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, उनकी शादी विवाह सब जगह मछली का इस्तेमाल होता है। उनके पास कोई प्रमाण है मछली खाने का या मछली पकड़ने का या मछली बांटने का कोई प्रमाण है तो योगी जी कह रहे हैं तो मैं तैयार हूं इस्तीफा देने के लिए। मैं तो पहले ही कहा था इस्तीफा दे दूंगा। अगर कोई फोटो वीडियोज हैं दिखावें योगी जी, नहीं तो इस्तीफा देकर मठ चले जाए। मठ वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे, इनको पहाड़ पे जाना पड़ेगा। अगर अजय राय ने मछली खाई नहीं थी तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का आधार क्या है? वहीं दूसरी तरफ निषाद समाज भी है, जिनके कार्यक्रम में मछली चावल का भोज असली होता है। वो मछली को खूब चाव से खाते हैं और बड़े शौक से खिलाते भी हैं। लेकिन चुनावी गुणा भाग देखिए कि निषाद समाज के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। सबसे बड़े नेता संजय निषाद हैं, वो तो खुद योगी सरकार में मंत्री भी हैं। यूपी में निषाद समाज के 10 से 12% वोटर माने जाते हैं, जो करीब 140 सीटों के नतीजों में अहम रोल निभाते हैं। अयोध्या में भी करीब 24,000 निषाद वोटर हैं, जो कि कुल मतदाताओं के लगभग 7% है। ऐसे में निषाद समाज की नाराजगी या समर्थन चुनावी समीकरण पर सीधा असर डाल सकता है, और यही वजह है कि योगी के मंत्री संजय निषाद भी अपने मुख्यमंत्री से थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। निषाद है, मछली नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? हम कह रहे हैं ये खिलाने वाले दोष है ना, कांग्रेस का दोष है। उसको 10 दिन बाद खिलाना चाहिए। खुद है वो अपने क्यों कहते हैं हम हिंदू हैं और सनातन का खुद है कर रहे हैं। निषाद तो जब भी पाएगा तब भी खाएगा, उसको कहाँ भी खिलाएंगे भाई। वो जब भूखा है और सरकार मोदी नहीं होते, योगी नहीं होते तो बेचारे कहाँ खाना मिलता बताइए? कौन पूछ रहा था? निषाद समाज का संबंध नदियों और मछली से सीधे तौर पर जुड़ा है, इसीलिए मछली खाना उनके जीवन का हिस्सा है और किसी के खान पान और परंपरा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब भारत में नॉनवेज खाने वालों की बात कर लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में नॉनवेज खाने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है और मांसाहारी सभी धर्मों में मिलते हैं। भारत में हिंदुओं में मांसाहार यानी मछली, चिकन या मीट खाने वालों का प्रतिशत करीब 77.95 यानी करीब 78% है। अगर नंबर में बात करें तो 65 करोड़ से भी अधिक हिंदू नॉनवेज खाते हैं। 97.96% यानी करीब 98% मुस्लिम मांसाहारी हैं अपने देश में। इसी तरीके से ईसाई समुदाय में, ईसाई धर्म में करीब 98% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। और तो और 14.9% जैन समाज के लोग भी मांसाहारी हैं। जी हाँ, करीब 15% लोग अपने देश में जैनी हैं जो मांसाहार करते हैं। वहीं अगर सिर्फ यूपी की बात करें तो NFHS 5 की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 55% से 65% हिंदू किसी न किसी रूप में मांसाहार करते हैं, यानी हर 10 हिंदुओं में से 5 या 6 मांसाहारी होते हैं। नॉनवेज को पसंद करने वाले हिंदुओं की संख्या भले बढ़ रही हो, लेकिन इसे लेकर सियासी रस्साकशी दोनों तरफ से हो रही है।
18 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने फोटो शेयर की उनकी और दावा किया कि नितिन नवीन वहां पर मटन खा रहे हैं सावन के महीने में, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप को खारिज किया, बताया कि वो तो कटहल के कबाब, कटहल के पकौड़े खा रहे थे। इसके साथ ही कहा गया या तो सफाई दें या माफी मांगे। एक और आपको उदाहरण देखिए बताता हूं। ये पहली बार नहीं है कि जब चुनावी राजनीति में मछली की थाली चर्चा का विषय बनी है। इसी साल बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मछली खाने का वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद बीजेपी ने तेजस्वी को सीजनल सनातनी बताकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जिसके बाद तेजस्वी ने सफाई दी कि वीडियो नवरात्रि से एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल का था और उन्होंने इसे केवल विरोधियों का IQ टेस्ट लेने के लिए पोस्ट किया था। बंगाल चुनाव में भी भूलिए मत, बंगाल चुनाव में भी मछली पर जमकर सियासत हुई थी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो बंगालियों के मछली, मांस और अंडे खाने पर रोक लगा देगी। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाथ में मछली लेने का प्रचार किया। बड़े बड़े नेता मछली खाते हुए सार्वजनिक तौर पर कैमरों के सामने बीजेपी के नेता दिखाई दिए। अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी जैसे बड़े नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मछली भात खाया और ये प्रचार किया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मछली खाने पर कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और अब उसी बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले ये तय कर दिया कि निषाद समाज के लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सावन में नॉनवेज और मछली खाई तो वो असली सनातनी नहीं रहेंगे। अब तो अयोध्या के संतों ने भी बीच का रास्ता निकालते हुए निषाद समुदाय को आवेदन दे दिया है और कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने की बात कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की जितने भी विपक्षी दल हैं, उनकी मानसिकता यही है कि सनातन धर्म को नीचा दिखाना। उसकी औकात अगर हो तो फिर से आगे बता के करेंगे वोट। अब चुपके से कुछ भी कोई करके चला जाए, बुद्धि फेल हो गई है। इस सावन के अवसर पर उन्होंने मछली भोज नहीं दिया, उन्होंने आने वाले अपने मृत भोज का आमंत्रण दिया है। ऐसा अजय राय खुद मछली खाते हुए कहीं नहीं दिखाई दिए। बात करते हैं अब कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यूज की। नौकरी को लेकर संध्या चौधरी जी का पोस्ट है, कैसी विडंबना है, पद खाली, नौकरी की मारामारी, डिग्री लेकर परेशान है, विद्यार्थी जिम्मेदार कौन है। एक और पब्लिक व्यू आरक्षण के मुद्दे पर सुजीत सिंह का है, सवर्ण आरक्षण की मांग पर हंगामा स्वाभाविक है, लेकिन समाधान नारेबाजी से नहीं निकलेगा। जरूरत है ऐसी नीति की जो गरीबी, अवसर और सामाजिक पिछड़ेपन तीनों को न्यायपूर्ण तरीके से देखे। आरक्षण पर राजनीति कम, नीति पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। तो आज मेरे साथ इतना ही, कल मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए शुभ रात्रि।